नमस्कार जी सभी दर्शकों को। मैं सत्यनारायण ढाका आपका दोस्त। मैं आज एक बहुत ही अनुभवी पशुपालक के पास आया हूं और जानेंगे उनके विचार। देखिए, हम अमित जी से पूछेंगे। अमित जी गांव सुंडाना निवासी, आप सभी परिचित हैं। उनका यूट्यूब पे चैनल भी है पशुपालन पाठशाला के नाम से, और आर्मी पर्सन भी हैं और काफ़ी समाज सेवी आदमी हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि A2 तो काफ़ी दूध होता है, जैसे भैंस का भी A2 होता है, बकरी का भी शायद A2 होता है, और अब तो कहने लग गए कि जर्सी वगैरह का भी A2 होता है। तो इतने सारे A2 होते हुए भी हम देशी गौ पालन क्यों करें? क्या इसकी कोई और भी वजह है? ये हम जानेंगे आज अमित जी से। अमित जी, नमस्ते। आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक नमस्ते। जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और जो आपने प्रकरण आज लिया है कि A2 मिल्क तो बहुत सारे जीवों का या प्रजातियों का होता है, मगर जो गाय का दूध है उसको ही हम प्राथमिकता क्यों दें? ये वास्तविकता है कि A2 मिल्क भैंस का, गाय का, माँ का और गौ माता का, ये 4 A2 मिल्क हैं। और गायें भी जो जर्सी और HF हैं, ये बात भी सत्य है। आज से नहीं, बहुत 10-15-20 साल पहले की एक सर्वे में भी ये पाया था कि यहाँ जो HF और जर्सी हैं वो क्रॉस होने के कारण उनमें भी ज़्यादातर अबव 90% A2 मिल्क है या A1 A2 मिल्क है। A1 A2 का मतलब ये होता है कि उसका जो मादा है उसका तो A2 मिल्क है, मगर जो आज भी हम सीमन यूज करते हैं उनके ऊपर जो इंपोर्ट किए जाते हैं, बुल इंपोर्ट किए हैं या सीमन इंपोर्ट किया हो, A1 मिल्क है। तो अभी आते हैं, हम उसको तो छोड़ देते हैं HF और जर्सी को, तो अपने A2 मिल्क पर। A2 मिल्क माँ का, बकरी का, भैंस का और गौ माता का, ये 4 होते हैं। माँ के दूध की तो तुलना कोई होती नहीं उसकी, तो हम इससे हटा देते हैं इससे। अभी बचते हैं बकरी का, भैंस का और गाय का। तो आयुर्वेद में एक जगह नहीं कई जगह इस बात का जिक्र आया है कि जो भैंस का दूध होता हो केवल उन व्यक्तियों के लिए ही ठीक है जो मल युद्ध करते हैं, जो पहलवान खूब मेहनत करते हैं और ऐसे जोटों की तरह लड़ते हैं। उसमें भी अगर भरपूर मात्रा में पीस को आपको उपलब्ध हो सके तो गाय का ही दूध पीजिए, क्योंकि आपके अंदर स्फूर्ति आएगी और स्मार्टनेस, आप दिमागी तौर पर मजबूत होगे तो आप अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। गाय के दूध को प्राथमिकता, बकरी का दूध भी अच्छा होता है मगर उसकी क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो बहुत थोड़ी रहती है हर किसी को। फिर हमारे यहाँ भारत में क्या है को हर जाति की अपनी एक परंपरा, हर मतपंथ संप्रदाय की एक परंपरा भी होती है। बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ जो बकरियाँ नहीं रखती। तो गाय जो हमारी देसी गौ माता है, इसको हर मतपंथ संप्रदाय का व्यक्ति, जो भारतीय व्यक्ति वो रखता है और इसके दूध को पीता भी है वो सदा से। मगर थोड़ी सी महत्ता उन लोगों के लिए बता रहे हैं हम जो इस बीच के बीच में कालखंड था, इसमें इस चीज़ से अछूते हो गए हैं, दूर हट गए। जो गौ माता का दूध है वो सबसे बड़ी बात ये सुपाच्य है। आप आज जन्म लिया उस बच्चे से लेकर और 100 साल प्लस के बुजुर्ग को भी अगर आप दूध पिलाओगे तो आज आसानी से उसको हजम कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। और आयुर्वेद में हर जगह यही बात आती है कि भोजन ही वो है जो जल्द से जल्द हजम हो। जिसको हजम करने के लिए शरीर को ज़्यादा ताकत लगानी पड़े, हमारे पाचन तंत्र पर जिसका जोर पड़े, वो खाना हमारे लिए बेहतर नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोयाबीन को भी अवॉइड किया जाता है। सोयाबीन को बोलते हैं मनुष्य खाने के लिए नहीं है। कुछ दालें एक दो और भी हैं, राजमा वगैरह खाते हैं, हम खा भी सकते हैं एक आध बार, मगर ज़्यादा फोकस ही रखना चाहिए कि हमने भोजन पर जल्दी से जल्दी हजम हो जाए, और वही इसीलिए इसकी महत्ता है। रही बात गौ माता की, तो गौ की महिमा तो आप लिखते लिखते थक सकते हो, मैं बताते बताते समय कम पड़ जाएगा, मगर गौ की महिमा नहीं बताई जा सकती। अच्छा, एक बात और बताइए अमित जी। जो हमारे पूर्वज थे वो तो गाय पालते थे, गाय का दूध पीते भी थे, गाय का घी खाते भी थे, लेकिन आज का युवा गाय के पास जाना नहीं चाहता, कोई पशु पालना नहीं चाहता। और ख़ासकर जिनको सरकारी जॉब मिल जाती है या जिनके काम अच्छे हैं
वो तो कोई भी गाय रखना ही नहीं चाहता। ये क्या कारण है, मानसिकता लोगों की क्यों बदल रही है? एक्चुअली हर चीज़ के पीछे कुछ भी दौर बदलता है या मानसिकता बदलती है, उसका मूल कारण तो होता है शिक्षा। हमारी शिक्षा से ये प्रकरण हट गए, जो आज हम गुरुकुलीय शिक्षा टूट गई थी, जो भारतीय संस्कृति का लेस मात्र भी नहीं बचा है हमारी शिक्षा में। मैकाले शिक्षा पद्धति है, इन चीज़ों का महत्व उसमें कहीं है नहीं। प्रस्ताव आता है गाय हमारी माता है, ये हो, इसकी चार टांगे, इतने तक सीमित कर दिया। एक पूंछ दो सींग, ये तो हम सबको वैसे भी पता है, हम सुनते आए हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षा में इसको इन्वॉल्व किया जाए कि भाई क्यों महत्ता दी गई है और क्यों माता तुल्य बताया गया है गौ को। इन सब चीज़ों पर फोकस हो। और रही बात, एक थोड़ी सी चूक हमारे से पहले वाली पीढ़ी है उसकी भी रही है कि वो असफल रहा अपने बच्चों तक इन सब चीज़ों को वसीयत के तौर पे देने में। नौकरी वाले की तो अभी पूछो मत आप। इसमें जो मुख्य भूमिका हमारी माताओं बहनों की है, गृहिणी वही है। आदमी तो नौकरी पैसा कमा के ले आता बाहर निकल जाता है। ये सब उसको सोचना चाहिए। मूल रूप से जो उत्तर भारत का एरिया जहाँ हमने जन्म लिया, हरियाणा है या पश्चिमी यूपी, राजस्थान, पंजाब, इसमें तो जो हमारी न्यूट्रिशन या जो भी हमारी ताकत है, मूल भोजन है वो घी दूध मक्खन ही है। हम मांसाहारी लोग तो नहीं हैं। तो यहाँ तो वैसे भी मूल ज़रूरत हमारी दूध की है। आपके बच्चों को अगर भरपूर मात्रा में दूध घी नहीं मिलेगा तो आप कैसे कैसे माँ बाप हो फिर। एक एक उत्तम संतान दे के जाना ही तो समाज को माता पिता का पहला धर्म है। देखिए, काफ़ी लोगों में, जैसे आप यूँ मानो, आज से 70 साल पहले या और भी ज़्यादा साल पहले एक सर्वे हुआ था, तो उसमें पाया गया था कि हमारे भारत देश के 99.9% आदमी जो थे स्वस्थ थे। और आज एक सर्वे हुआ है, आज नहीं, उसकी मुझे सही से तारीख तो याद नहीं है, लेकिन वो हमारी संसद में भी उसकी रिपोर्ट है। तो उसमें हम 90% आदमी रोगी हैं। किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, किसी को बीपी है, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है नहीं कि हम उसको स्वस्थ की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो इसका भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम गाय से दूर हो गए, तो इसका एक कारण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई सक्शन दे नहीं है। पशु कम हुए हैं, गोधन कम हुआ है, तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थे हमारे वो भी ख़त्म हुए हैं, क्योंकि गोबर की खाद खेतों में जाती थी वो कम हो गई है, मिलती नहीं है, यूरिया डलता है। फिर इसमें जो मल्टीनेशनल कंपनियां जिन्होंने काम किया है, एक्चुअली ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुँचाया है। होता क्या है कि उन लोगों ने क्या किया, ऐसे बीज तो दिए किसानों को आधुनिकता के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे या प्रोडक्शन बढ़ाने के नाम पे, मगर उनके साथ कुछ ऐसे वो घुसा देते हो कि बाद में उस बीज को अगर आपने खेत में रोपा तो ये स्प्रे ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत हमारे जो मूल खान पान को तोड़ दिया। दूसरी बात, आज जो हमारे चारों तरफ रेडिएशन फैल गया है, इसका भी एक बहुत मतलब बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। स्मार्टफोन से लेके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, इन सब का हमारे स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं, चाहे माइनर सा पड़े, मगर इसका प्रभाव पड़ता है। तो पहले ये सब नहीं था, जिसकी वजह से हम ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, सोचते कम थे। कुछ ऐसी खबरें होती थी कि जो हम तक पहुंचती नहीं थी। तो आजकल क्या है, एक तो हम शाम को टीवी ऑन करें या मोबाइल, झूठी साची, एक तो सोशल मीडिया पे मैं आप सबको बता दूं 99% खबरें झूठी और पुरानी इधर की उधर की चिपकाई हुई होती हैं। मगर हम उसको देखते हैं तो तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, गुस्सा आता है, जबकि वो सच्चाई से काफ़ी दूर होती हैं आधी आधी अधूरी खबरों पे। तो पहले क्या था कि हमारा जो तालमेल, आपस में हम इकट्ठे बैठते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, खेल ऐसे होते थे। आज सब क्रिकेट के पीछे पड़े हैं टीवी में देखने के। पहले कबड्डी, कुश्ती, फोकस ये रहता था कि अब की बार जैसे कॉलोनी वाइज, पाने वाइज, गांव वाइज हमारा गामा पहलवान है, 6 महीने पहले उस पर सब कसरत शुरू कर देते थे उसके साथ साथ ही, कब की बार इसको जिता के लाना है। ऊपर से खान पान अच्छा था। और गाय का तो आप अभी देख लो, चलो 2-4 साल पहले तक तो इतनी जागरूकता नहीं थी। अभी तो कई तो संस्थान ऐसे हो गए हैं जिनकी थेरेपी गऊ है बस स्वस्थ करने की। बीपी महाराष्ट्र में एक संस्थान है, उसका नाम भी मैं आपको बता दूंगा। वहाँ केवल यज्ञ होता है, सुबह शाम हवन और गऊ रखते हैं। केवल इसी थेरेपी से उन्होंने हज़ारों मरीजों को ठीक किया है।
कुछ नहीं करना, आपको सुबह शाम हवन पे बैठना है। जो घी गऊ का घी है उससे हवन करते हैं, उससे अवशेष निकलते हैं उससे, और गऊ को नहीं हारते रहो, उस पर हाथ उठ फिराओ, उसी से हजारों मरीजों को ठीक कर दिया उसने। तो ये बिल्कुल आपका कहना, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे स्वास्थ्य की जो स्तर है उसमें गिरावट आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि हम गऊ से दूर होते चले गए। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है अमित जी कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो जैसे हमारे पूर्वज रहा करते या वो ज़िंदगी जिया करते, तो हमें कहीं ना कहीं उनकी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। इसमें कोई शक संदेह नहीं, आज नहीं तो और 10 20 30 50 100 साल के बाद वापस आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। इस आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने पैसा तो कमाया लेकिन अपना स्वास्थ्य खो दिया। एक्चुअली आधुनिकता भी नहीं कह सकते इसको आप, ये तो खिचड़ी है एक तरह से। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? जिससे जीवन का स्तर सुधरे, हमारी मतलब जीवन में विकास हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो। अभी है क्या, आप ये बताओ। बड़े बड़े सदनों में, कभी राज्यसभा में देखा हो आपने, मतलब जो नीचे वाली अपनी इसकी विधानसभा में देखा हो या संसद में, प्रस्ताव पेश करते हैं, बजट पेश करते हैं, उसमें शहरीकरण, इतना शहरीकरण किया, ये किया वो किया। क्यों करते हो भाई शहरीकरण? शहरीकरण का अर्थ आप समझते हो अच्छी तरह, मेरे से तो बेहतर समझते हो। शहरीकरण का मतलब खेत खा जाना, पशु रख नहीं सकते आप, खेती लायक जो ज़मीन थी वो कब्जा ली जाती है, नीचे से बिल्कुल पक्का कर दिया जाता है, चूँकि ऊपर का पानी नीचे जाएगा नहीं, नीचे वाला ज़मीनी स्तर का जो पानी हो नीचे चला जाएगा, और जो वहाँ का मलमूत्र और गंदा पानी हो गाँव में आकर परेशान करेगा। यही तो है शहरीकरण, और क्या है इसके अलावा। आप जो शहरों में सुविधा है बिजली पानी की, वो आप गाँव में दीजिए, हॉस्पिटल गाँव में खोलिए। क्यों ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा रहे हो भाई? मान के चलो ज़िले में 10 हॉस्पिटल रोहतक ज़िले में है अपने में, उनको अगर इस हिसाब से एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि रोहतक में मात्र 140 या 44 गाँव बचे हैं, अगर 50-50 10-10 20-20 गाँव के बीच में हॉस्पिटल खोल दिए जाते या कॉलेज खोल दिए जाते, तो ना तो इतनी ट्रांसपोर्टेशन लगनी थी, इतना तेल नहीं जलना था, इतने ये धुआं बह नहीं होनी थी, एक्सीडेंट नहीं होने थे। तो एक जगह पूरे को केंद्र बना के रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो उनको अलग अलग फैलाइए, अपने आप व्यवस्था सुधर जाएगी। चलो अमित जी, अब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों के लिए, और आगे से हम आपसे जल्दी ही ज़रूर मिलेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता जी।